हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश का केंद्रीय बैंक था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से पूर्व जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए और इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यहाँ से ब्रिटेन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट हुई वो इसीलिए हुई कि फंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था। बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद जो था यहाँ से करेंसी को वो ब्रिटेन ले पाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने एज ए सेंट्रल बैंक काम करने के लिए 1923 में चैम्बरलिन जो है आयोग वो स्थापित किया गया था। पर चैम्बरलिन आयोग की जो रिक्वेस्ट थी उसको इतना ज़्यादा उनकी सारी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और 1922 में आरबीआई के बजाय इंपीरियल बैंक जो है वो स्थापित कर दिया गया था। तो इंपीरियल बैंक जो था वो कमर्शियल काम भी करता था, फाइनेंस को कलेक्ट करने और फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने का काम भी करता था। वही हमारे पूरे वित्तीय बाजार पर नियंत्रण रखता था। उसके बाद जो हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने केंद्रीय बैंक की कुछ सिफारिश पर जोर दिया और मनी की प्रॉब्लम्स पर कुछ आर्टिकल्स लिखे और बहुत ज़्यादा जब उनके आर्टिकल्स को हिल्टन यंग कमीशन ने पढ़ा तो हिल्टन यंग कमीशन उन दिनों नया ही आया था। तो उनको बेसिक प्रॉब्लम हुई कि रियल में क्या बेसिक प्रॉब्लम है भारतीय मुद्रा के साथ। तो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन ने जो थी बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब की थी उनकी कुछ रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर करके उनको स्टडी करना स्टार्ट किया और 1931 में 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति को स्थापित कर दिया गया। उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसको स्थापित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सेंट्रल बैंक स्थापित हो गया। इसकी डेट है 1 अप्रैल 1935 और 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। इस बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ये गवर्नमेंट का बैंक हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यह था इसकी बेसिक हिस्ट्री की किस किस से कैसे कैसे ये स्थापित हुआ और उसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया। देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव, अब इसके उद्देश्य क्या थे कि उसको क्यों स्थापित किया गया। तो सबसे पहला उद्देश्य था इसका नोटों का निर्गमन करना कि उस समय भारत में इतना कोई सुपीरियर बैंक नहीं था, इंपीरियल बैंक काम करता था पर वो कमर्शियल सेक्टर का बैंक भी होने की वजह से उस पर जो थी वो बर्डन बहुत ज़्यादा थी। तो नोटों का निर्गमन करने के लिए एक सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट हुई कि देश में करेंसी की सप्लाई किसके थ्रू की जाएगी, तो उसके लिए इसको स्थापित किया गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव था साख मुद्रा और पत्र मुद्रा दोनों पर नियंत्रण रखना कि ना तो जो है हमारे यहाँ साख मुद्रा की अधिकता हो ना पत्र मुद्रा की अधिकता हो, दोनों को मांग के अनुरूप उन दोनों की पूर्ति की जाए, नियंत्रित वे में उनको निर्गमित किया जाए, तब भी इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था की सरकार को ऋणों की आवश्यकता हुई तो फिर अगर कोई सेंट्रल बैंक होगा, केंद्रीय बैंक होगा देश में तो ही जाकर के जो है ऋणों की व्यवस्था हो पाएगी, वरना लोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस आने लग गई। उसके बाद देश में एक सुव्यवस्थित तरीके से बैंकों का विकास करना कि जहाँ बैंक नहीं हो एटलीस्ट वहाँ भी बैंक की शाखा हो, उसके लिए भी जो है देश में हमारे को केंद्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना कि जहाँ तक हो सके नेशनल लेवल पर तो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन मौद्रिक सहयोग बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मौद्रिक सहयोग बढ़े, इसके लिए इस बैंक की स्थापना की गई। तो ये जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापित होने के मुख्य उद्देश्य थे, इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। उसके बाद आते हैं इसके कार्य कि ऐसे कौन कौन से मेन फंक्शन है जो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से कामों को संपादित करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है नोटों का निर्गमन। देखो जिन बच्चों को सेक्शन याद हो चुके तो वो सेक्शन में फंसना, जिनको सेक्शन याद नहीं हो सके तो उनको सेक्शन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए उनको सेक्शन को एक्ट में से निकाल करके सारी सेक्शन को लिखना पड़ेगा किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या काम है। और अगर आपको सेक्शन चाहिए तो आप 1934 का जो एक्ट है उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारे सेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। अब नोटों का निर्गमन, इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि देश में मुद्रा की व्यवस्था को बनाए रखना। जो भी आपके यहाँ जितने भी नोट्स जो इशू किए जाते हैं, आप 5 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का जो 2000 रुपये तक का जो हमारा नोट है रिसेंट टाइम में, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। इसके 2 विभाग हैं, एक है नोट निर्गमन विभाग, एक है बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विभाग ओवरऑल जो है वो मनी की सप्लाई को मार्केट में डालता है और नोट निर्गमन विभाग केवल मात्र नोटों का निर्गमन करता है। नासिक में जो हमारी एक प्रेस है वहाँ इन नोटों की छपाई होती है। इनका स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए, स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर के इनके स्ट्रक्चर को, कलर को, शेप को, डिज़ाइन को टाइम टू टाइम चेंज कर लेती है ताकि ब्लैक मार्केटिंग जो है वो कंट्री में
ज़्यादा नहीं हो। तो नोटों का निर्गमन इसका सबसे पहला काम है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22। अब इसके द्वारा जो नोट निर्गमित किए जाते हैं 1956 तक तो कोई और मेथड था, उसको जो है ये फॉलो करता था, उसको हम बोलते हैं आनुपातिक कोष प्रणाली, कि जितने नोट ज़्यादा निर्गमित किए गए उतने ही कोष को जो है वो बढ़ाना पड़ता था। उसके बाद 5 अक्टूबर 1956 के बाद इसने अपनी नोटों के निर्गमन की पद्धति को बदल लिया और उसके बाद जो है वो न्यूनतम कोष प्रणाली से नोटों का निर्गमन किया जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली में नोटों के निर्गमन के पीछे ये होता है कि बैंक को केवल मात्र मिनिमम 200 करोड़ रुपीस का जो है रिजर्व रखना पड़ता है, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है, और नोटों का निर्गमन कितनी भी मात्रा में किया जा सकता है। इसमें 115 करोड़ रुपए की तो प्रतिभूतियां होती है और 85 का जो होता है वो गोल्ड होता है। ये भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तरीके से देखा जाए तो जब भी आप नेट और ऐसे एग्जाम को फाइट करते हो तो ये क्वेश्चन आता है। एक यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आता है कि 1 अप्रैल 1935 को, अब यहाँ पर कुछ बच्चे 1948 पढ़ लेते हैं, लेकिन चूंकि ये 1 जनवरी था इसलिए 1949 को ही इसका राष्ट्रीयकरण माना जाता है। अलग अलग जगह आपको अलग अलग डेट मिलेगी, तो पहली डेट ध्यान रखनी है 1 अप्रैल 1935, दूसरी ध्यान रखनी है 1 जनवरी 1949, तीसरा रखना है 200 करोड़ रुपए। कब से लागू हुआ? 5 अक्टूबर 1956 के बाद। कौन सी प्रणाली चल रही है? नोटों के निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली चल रही है। इससे पहले कौन सी चलती थी? आनुपातिक कोष प्रणाली चलती थी। 200 करोड़ रुपए का मिनिमम होता है, पहले 400 का था, उसको घटा करके 200 का कर दिया। 200 में 115 करोड़ की प्रतिभूतियां और 85 के जो है वो गोल्ड को रखना कंपलसरी हो गया, और उसके आधार पर ये नोटों की सप्लाई जो है वो हमारे देश में कर सकता है जितनी भी मात्रा में उनकी आवश्यकता हो। नोटों के स्वरूप का चेंज करना, जैसे विमुद्रीकरण का काम है तो वो बैंकिंग डिपार्टमेंट का होगा, वही नोटों को कैंसिल करता है और वही जो है नोटों के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। केवल मात्र नोट निर्गमन विभाग तो जो वो स्ट्रक्चर बता देता है उसके अनुरूप निर्गमित करने का काम करते हैं। उस पर हमारे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, हर नोट पर आपके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पहले 1 रुपया चलता था, उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते थे, उसका मतलब इट इज नॉट कन्वर्टेबल, वो अपरिवर्तनशील मुद्रा थी। गवर्नर के हस्ताक्षर का मतलब होता है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। उसके बाद दूसरा काम आता है बैंकों का। बैंकर की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है वो करता है बैंकों के बैंक के रूप में, कि ये होलेंसोल है, एपेक्स कैटेगरी का बैंक है, सबसे शीर्ष बैंक है, पूरे मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है। तो सारी बैंकिंग संस्थाओं का इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। तो ये बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। उसमें सबसे पहला लाइसेंस देना, कि जितने भी बैंक भारत में स्थापित होते हैं उन सबको लाइसेंस देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब तक लाइसेंस नहीं देता तब तक कोई भी बैंक कोई जो है वो यहाँ पर भारत में स्थापित नहीं हो सकता है। तो उसको अपनी स्थापना के लिए, अपने हेडक्वार्टर की परमिशन के लिए, कभी कभी तो ब्रांचेस के एक्सपेंशन के लिए भी जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं मेरी ब्रांच को यहाँ सेटअप करना चाह रहा हूँ, वहाँ सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो इसका सबसे पहला काम होता है हर बैंक को लाइसेंस देना, ताकि लाइसेंस के बाद वो अपना देश में अपना बैंकिंग व्यवसाय जो है वो सुचारू रूप से संचालित कर सके। दूसरी बात है ये CRR को मेंटेन करता है, कि बैंकों की जितनी भी जो जमाएं होती है उन जमाओं का एक सर्टेन % भाग जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने यहाँ मंगाता है और उसको कलेक्ट करके रखता है। तो ये उसका सेकंड पावरफुल फंक्शन है, ताकि इन फ्यूचर कभी बैंक फेल हो जाए तो जब कस्टमर को वापस देना पड़ता है पैसा, तो वो ये जो आपका CRR रखा जाता है, CRR को बोलते हैं नगद कोषानुपात। तो ये नगद कोषानुपात जो होता है वो जब बैंक अपनी मांग जमा और समय जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। पहले यह 3 से 5% था। CRR जो पहले परसेंटेज था वो 3 से 5% था। मांग और समय दोनों जमाएं इसमें अब सम्मिलित है। मांग जमा और समय जमा, मांग क्या होती है समय क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है। तो मांग और समय जमा जो होता है दोनों जमाओं का इतने % भेजना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कभी भी 15 से लेकर के 30% तक करने का अधिकार रखता है, कि 15% भी कर सकता है और 30% भी कर सकता है। तो इतना रिजर्व बैंक को भेजना जरूरी होता है। तो रिजर्व बैंक उसको कलेक्ट, उसका काम है कि वो बैंकों से ये फंड कलेक्ट करे और अपने यहाँ सुरक्षित रखे। उसके बाद होता है SLR। तो SLR को ऑब्जर्व करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, कि बैंकों को जब सही दिशा निर्देश पहले से ही दे दिए जाते हैं कि उनको अपनी कुल जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत जो है वो लिक्विड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कैश में रखना पड़ेगा, ये कैश में कन्वर्टेबल जो हो सके उनमें रखना पड़ेगा। तो इसका ये जो रेशो होता है वो 30 से 40% तक हो सकता है, कि हर बैंक को अपनी 30 से 40% तक की जितनी भी उसकी संपत्तियां उसका भारत में नगद में रखना जो है वो कंपलसरी हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसको टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि बैंकों ने ये मेंटेन किया नहीं किया। तो ये भी इसका एक पावरफुल फंक्शन है कि देखे कि बैंक जो है
ये जो वैधानिक तरल कोषानुपात है, इसका नाम है हिंदी में वैधानिक तरल कोषानुपात। तो ये वैधानिक तरल कोषानुपात को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, समय समय पर इसकी जांच करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। ये बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना पड़ता है। उसके बाद होता है निरीक्षण करना कि इसका एक जो प्रमुख काम है वो ये है कि जितनी भी बैंक्स जो भारत में स्थापित है उन बैंकों को ये कभी भी जाकर के जो है उनको उनका निरीक्षण कर सकता है, उनके किसी भी प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको मांग सकता है, उनको देख सकता है, बैंक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। उसके बाद है प्रबंध व संचालन, कि जब बैंकों का जो मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपॉइंट हो रहे होते हैं तो उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी 1 या 2 डायरेक्टर अपॉइंट होना कंपलसरी हो जाता है। तो ये बैंकों के प्रबंध व संचालन में भाग लेता है, हर बैंक के मैनेजमेंट को बहुत एफिशिएंसी से जो है वो काम करने के लिए बाधित करता है और पूरे मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करके रखता है, पूरे मैनेजमेंट को अंडर कंट्रोल अपने आप रखता है और बैंकिंग की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रबंध संचालक को वहाँ नियुक्त करता है और उन प्रबंध संचालकों के साथ मिल करके और उस बैंक की पूरी गतिविधियों पर नियंत्रित करता है। बैंकों का अंकेक्षण करना इसका सेकंड जो है नेक्स्ट फंक्शन है। अब ये इंपॉर्टेंट कौन सा, ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक जितने भी अपने खाते जो प्रिपेयर करते हैं उन खातों की ऑडिटिंग एवरी ईयर के एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होता है तो कराना जरूरी होता है। पहले एक इंटरनल ऑडिट होती है जो बैंक के ही डायरेक्टर्स करते हैं, तो 2 डायरेक्टर्स उस रिपोर्ट को साइन कर देते हैं। उसके बाद एक ऑडिटर्स जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जाता है और वो ऑडिट करता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उससे संतुष्ट होता है तो ही वो बैंक आगे काम कर पाता है, वरना नहीं कर पाता। उसके बाद होता है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य। ये नेक्स्ट फंक्शन है कि जब बैंकों को कहीं से भी लोन नहीं मिलता और उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उनको पैसा मिल ही नहीं रहा और उनको वित्त प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है बैंकों के लिए कि जब उनको ऋण कहीं से ही नहीं मिल पाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको ऋण प्रदान करता है। उसके बाद तो ये 2 फंक्शन हुए। अब आता है सरकार का बैंकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। सरकार को एज ए बैंकर बहुत सारी सलाह देता है। तो सबसे पहला केंद्र व राज्य सरकार के नाम से ही अपने यहाँ खाता खुलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से और एक जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट गवर्नमेंट के सीएम के नाम से अपने यहाँ जो है एक अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट में से ही सारा मनी विड्रॉल होता है और डिपॉजिट होता है। फिर उनके धन को हस्तांतरण करने का काम करता है। सरकार का धन अगर कहीं हस्तांतरित करना हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हस्तांतरित होता है, कि जैसे अभी रिसेंट टाइम में पीएम मोदी जो सेंड कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही कंट्रोल करके रखता है कि किस स्टेट को कितना देना और किस स्टेट को कितना देना है। और सरकार का धन अगर कहीं बाहर हस्तांतरित करना है फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही सरकार का धन एक जगह से दूसरे जगह इंटरनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो हस्तांतरित किया जाता है। उसके बाद सरकार के धन की सुरक्षा रखना, कि अगर गवर्नमेंट का अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे की सेफ्टी रखना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हो, तो आरबीआई उसी तरह से सेफ्टी रखेगा जैसे कोई अपने धन की सुरक्षा रखता है। उसके बाद सरकार की ओर से भुगतान प्राप्त करना, कि अगर गवर्नमेंट की ओर से कहीं से पेमेंट रिसीव करना है, कहीं भी किसी का रेंट है, डिविडेंड है, कुछ भी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम बंद होता है कि वो सरकार की ओर से ऐसे पेमेंट को प्राप्त करे और सरकार के खाते में जमा करे। उसके बाद सरकार की ओर से भुगतान करना, कि अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट को भी कुछ पेमेंट टाइम टू टाइम करने होता है, कहीं इंटरेस्ट देना है, कहीं डिविडेंड देना है, कहीं कुछ पे करना है, कोई सरकारी खर्चा है उसको देना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो गवर्नमेंट के इस अमाउंट से विड्रॉल की एंट्री भी करता जाए और गवर्नमेंट का जो मंथली या ईयरली जो भी पेमेंट होता है वो आउटसाइडर को करता जाए। पर ये सब गवर्नमेंट की परमिशन से होता है, बिना परमिशन के ऑरली कुछ भी नहीं होता है, रिटन में होता है, राइट तब होता है। उसके बाद होता है सरकार के वित्त की व्यवस्था करना, कि गवर्नमेंट को जब कभी भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारी गवर्नमेंट का कि वहाँ से उसको पैसा मिल जाता है। उसके बाद आता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था, जिसको हम हिनार्थ प्रबंध के नाम से जानते हैं। हिनार्थ प्रबंध पर भी क्वेश्चन आता है पर बच्चों को पता नहीं होता है कि हिनार्थ प्रबंध क्या होता है। हिनार्थ प्रबंध को घाटे की वित्तीय व्यवस्था और डेफिसिट फाइनेंस के नाम से बोलते हैं। जब सरकार के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त की जो पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, सरकार अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है, उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत कम होती है, तो गवर्नमेंट को अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लानिंग इन सबको लॉन्च करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो थोड़ा सा आरबीआई पर प्रेशर डालता है
और आरबीआई को न्यू नोट्स इशू करने के लिए बाधित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब इस प्रकार के नए नोटों का निर्गमन कर करके और सरकार को सरकारी खर्चों की पूर्ति के लिए दे दिया जाता है तो उसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसकी पूर्ति नए नोटों के निर्गमन के बाद ही होती है और इससे देश में मुद्रा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं व सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। वहाँ से जो भी आते हैं वो सब गवर्नमेंट को बताता है और गवर्नमेंट की सारी प्रॉब्लम ले जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर करता है। तो ये एक मीडिएटर है, एक चेन है, क्योंकि हर जगह जो रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर ही होता है ऑलमोस्ट। तो वो सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच में मध्यस्थ और कड़ी के रूप में काम करता है। उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों का अगर क्रय विक्रय करना हो तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सरकार जो भी प्रतिभूति और जो भी सिक्योरिटीज लॉन्च करती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए मीडिएटर होता है और वो पब्लिक में उन सिक्योरिटी को लॉन्च कर देता है या बैंकों को उन सिक्योरिटी को सेल कर देता है। उसके बाद सरकार का सलाहकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को सलाह भी देता है। कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर सरकार को बैंक की जो है सलाह की आवश्यकता होती है तो इसका जो गवर्नर होता है, उप गवर्नर होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पॉलिसी बनाने में, चेंज करने में, प्रोविजन में, अमेंडमेंट में, कोई नया रूल्स लागू करने में जो सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड फंक्शन। फोर्थ आता है कृषि की वित्त व्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक पावरफुल जो फंक्शन किया जाता है वो किया जाता है देश में कृषि की वित्त व्यवस्था करना। कृषि की वित्त व्यवस्था के लिए इसने अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट बना रखा था। पहले तो उस डिपार्टमेंट में इसने 2 कोष बना रखे थे, स्थिरीकरण कोष और स्थायी विकास कोष। उन कोष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एवरी ईयर एक फिक्स अमाउंट तो कृषि वित्त व्यवस्था के लिए जो कोष बना रखे होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनमें फंड ट्रांसफर करता है और उन फंड के माध्यम से जो है देश में कृषि वित्त व्यवस्था में योगदान मिलता है। इसके लिए आफ्टर 1982 इसने एक बैंक को स्थापित कर दिया, उसका नाम है नाबार्ड। और नाबार्ड के द्वारा जो है वो हमारे यहाँ कृषि में वित्त व्यवस्था किया जाता है। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कृषि वित्त विभाग ही था जिसको रिसेंट टाइम में हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद औद्योगिक वित्त व्यवस्था की। उद्योग धंधे किसी अर्थव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ होते हैं। कृषि के साथ काम चल सकता है पर उद्योगों के बिना भी काम नहीं चल सकता, तो इनको हम पिलर्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। तो देश में औद्योगिक वित्त व्यवस्था की पूर्ति करना भी इसका पावरफुल फंक्शन है। इसने इसके लिए भी अपने यहाँ पहले जो है एक डिपार्टमेंट खोल रखा था औद्योगिक वित्त विभाग, और उस औद्योगिक वित्त विभाग के माध्यम से ये क्या करता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए वित्त की व्यवस्था करता था। लेकिन आफ्टर 1964 इसने ये काम बंद कर दिया। आईडीबीआई नाम का एक बैंक स्थापित कर दिया, औद्योगिक विकास बैंक। 1970 से उसको स्वायत्तता प्रदान कर दी और रिसेंट टाइम में उसको वापस अंडर कंट्रोल ले लिया गया है। तो औद्योगिक वित्त व्यवस्था के लिए औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की, उसको जो है फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराता है और उसके थ्रू जो है उद्योग धंधों को लोन देता है। उसके बाद विदेशी विनिमय की व्यवस्था की। विदेशी विनिमय की व्यवस्था में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिजनेस में जो है हमें इंडियन करेंसी की नहीं फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में पे करना पड़ेगा। और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सपोज करो उसने अपनी करेंसी में पेमेंट दिया तो हमें इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों ट्रेड में जो होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है उसको एक्सचेंज करने का काम जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब अगर सपोज कीजिए मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं कहाँ से परचेज करूँगी, इंडियन रुपीज़ को दे करके एसबीआई से या आरबीआई से परचेज करूँगी। तो यहाँ आएगा कहाँ से पैसा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश के जितने भी व्यापारिक बैंक है उन बैंकों में विदेशी वित्त व्यवस्था की पूर्ति कराई जाती है ताकि किसी के थ्रू भी वहाँ जो है फॉरेन इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा लिया जाए। तो ये विनिमय कोषों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से हो, उनके कोष पर्याप्त मात्रा में हो, वरना क्या होता है कि हमारा व्यापार जो है वो बाधित हो सकता है। तो ये करता है। इसके लिए इसने पहले फेरा बनाया था, अभी फेमा जो है एक्ट, उसके अकॉर्डिंग इसका रूल्स रेगुलेशन किया जाता है। उसके बाद आर्थिक व सांख्यिकी तथ्यों व आंकड़ों का संकलन करना कि देश में जितने भी इंपॉर्टेंट और पावरफुल डेटाज होते हैं सभी तरह के सेक्टर्स के, इकोनॉमिक के जितने भी सेक्टर्स के होते हैं सारे डेटाज का कलेक्शन करना, उनको सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करना, उनका पब्लिकेशन करना, पब्लिक तक उन डेटा को पहुंचाना, पूरी कंट्री में जो है वो डेटा जो है सर्कुलेट हो। ऐसी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है कि ग्रोथ रेट क्या चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग क्या है, कितना लोन्स लिया, कितनी लोन की बर्डन है, रुपए के प्राइस क्या चल रहे हैं। तो ये सारे डेटा उनको कलेक्ट करना और उनका पब्लिकेशन करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो पावरफुल फंक्शन आता है। लास्ट आता है इसका साख नियंत्रण करना। साख नियंत्रण को मैंने लास्ट में इसलिए बताया कि ये खुद अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है।
साख नियंत्रण से हमारा तात्पर्य होता है देश में मुद्रा की मात्रा को मुद्रा की पूर्ति के बराबर बनाए रखना, ताकि कंट्री में मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन जैसी परिस्थितियां पैदा नहीं हो। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो साख नियंत्रण नीति या मौद्रिक नीति को अपनाता है और मौद्रिक नीति के माध्यम से देश में साख मुद्रा और पत्र मुद्रा दोनों की पूर्ति को क्या करने का काम करता है, नियंत्रित और नियमित करने का काम करता है। इसके दो तरीके हैं, परिमाणात्मक और चयनात्मक। परिमाणात्मक जो तरीका होता है वो पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से समान डेट पर समान रेट से जो चलता है, जबकि चयनात्मक साख तरीका जो होता है वो पूरे देश में टाइम टू टाइम बदलता रहता है, पर्टिकुलर बैंक पर, पर्टिकुलर सेक्टर पर, पर्टिकुलर लोन पर, पर्टिकुलर ब्रांच पर या पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम उसको चयनात्मक साख तरीके के नाम से जाने जाते हैं। उसका इम्पैक्ट जो होता है वो अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग होता है। परिमाणात्मक साख तरीके में हम लेते हैं बैंक दर। तो बैंक दर वह है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, शॉर्ट में समझाऊंगी क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है जिस दर पर व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों की कटौतियां की जाती है उसको हम बैंक दर के नाम से जानते हैं। बैंक दर के माध्यम से मुद्रा प्रसार को नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। बैंक दर जब हाई कब होगी, जब मुद्रा प्रसार होगा, और बैंक दर कम कब हो जाएगी, जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होगी। उसके बाद है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रिया से हमारा तात्पर्य होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे हम खुले बाजार की क्रिया के नाम से जानते हैं। खुले बाजार की क्रिया में जब मुद्रा प्रसार होता है तो बैंक प्रतिभूतियों को बेचने का काम करता है ताकि प्रतिभूतियां जनता के पास में, और जनता का पास जो पैसा होता है वो बैंक के पास में। और जब संकुचन की स्थिति होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन प्रतिभूतियों को क्रय करने का काम करता है, ताकि प्रतिभूतियों को क्रय करने से प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में आ जाती है और वहां से पैसा जो है वो जनता के पास में चला जाता है, तो मुद्रा संकुचन की समस्या का समाधान हो जाता है। सीआरआर और एसएलआर मैंने आपको बताया ही था। तो सीआरआर जो होता है वो मुद्रा संकुचन में कम हो जाता है और मुद्रा प्रसार में सीआरआर की रेट जो होती है, नगद कोष अनुपात की रेट, वो बढ़ जाती है ताकि व्यापारिक बैंक कम से कम लोन दे सके तो कम से कम मुद्रा प्रसार हो। एसएलआर को भी ऐसा ही किया जाता है, जब संकुचन की स्थिति होती है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, संकुचन की स्थिति होती है तो इस रेट को कम कर दिया जाता है, और प्रसार की स्थिति होती है तो इस दर को बढ़ा दिया जाता है ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रख सके। चयनात्मक साख तरीके में साख की राशनिंग कर दी जाती है कि पर्टिकुलर बैंक को बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए लोन इतना ही दिया जाएगा, इससे एक्सेस में लोन इशू नहीं किए जाएंगे, तो उसको साख की राशनिंग कहते हैं। मूल्यांतर ये होता है कि मार्जिन हाई फिक्स कर देते हैं, जिस कमोडिटी के बिहाफ पे लोन नहीं देना होता है उसके मार्जिन को बैंक हाई कर देता है ताकि कम से कम लोग ऐसा लोन लेने के लिए आए। कि जब मार्जिन 50% ही कर दिया जाएगा तो कोई भी कि 4 करोड़ का सोना रखूं और 2 करोड़ का लोन लूं तो मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो लोन कम लेंगे। कुछ ऋणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि ऐसे ऋण दिए ही नहीं जाएंगे, तो उससे भी मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की कटौती दरें रख दी जाती है कि जिस सेक्टर का डेवलपमेंट करना हो वहाँ कटौती की दर कम होगी और जिस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं करना हो वहाँ कटौती की दरें जो है वो ज़्यादा होगी। और उसके बाद आयात के पूर्व जमा कराना कंपलसरी कर दिया जाता है कि आप पहले जो है कुछ डिपॉजिट कराइए तब जाकर के आपके बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये जो सारी बातें होती है वो होती है साख नियंत्रण में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन कौन से काम नहीं करने होते, वर्जित काम पर भी क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला जमाओं पर ब्याज नहीं दे सकता, जमा चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जनता से इसको जमाए लेने का कोई अधिकार नहीं है, ये जनता से जमाए नहीं ले सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमाए लेता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो जमाए प्राप्त करते हैं उस पर ये ब्याज ना तो देगा और ना ब्याज लेगा। ना सरकार को दिए गए ऋण पर इसको ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है, ना सरकार की जमा पर इसको ब्याज देने का अधिकार है। उसके बाद है बिना जमानत के ऋण नहीं। ऋण ऑलमोस्ट जो है वो व्यापारिक बैंकों को दिया जाता है, सरकार को ऋण देगा वो बिना जमानत के देगा क्योंकि सरकार ऑलमोस्ट जो घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है। उसके बावजूद भी ऐसा कहा गया कि अगर बैंकों को लोन दिया जाता है तो अनसिक्योर्ड लोन नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटी के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ न कुछ बैंकों से लेना होगा, चाहे उनके बिलों को रखो चाहे किसी और चीज़ को रखो। अंशों का क्रय में उनकी जमानत पर दे, ऋणों पर ये एक अंशों का क्रय नहीं कर सकते। मार्केट में जाकर के किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर जो है उसके शेयर को परचेज करने का इनको अधिकार नहीं है, और ना ही ये उनकी जमानत पर लोन दे सकते। अगर कोई किसी कंपनी के शेयर को सिक्योरिटी के तौर पे रखे तो ये उस पर लोन नहीं दे सकेंगे। उद्योग और व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाग नहीं ले सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक मैंने इतना ही समझाया है। नेक्स्ट में इसकी सफलताएं और असफलताओं के बारे में
बताऊंगी। अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, किसी भी मीडियम के बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सही, कोशिश होगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा।